हेलो एवरीवन। आज है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो सब हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इजराइल और ईरान में जो ईरान ने जब इजराइल के ऊपर मिसाइल बरसाई थी, तो इजराइल ने उसको रिटेलिएट कर दिया। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। तो अब मतलब कि जो ईरान की फैक्ट्रीज थी, ईरान जहां मिसाइल बनाता था वहां पे अटैक किया है, लेकिन क्या हुआ कि एक लिमिटेड ही अटैक किया गया है। इजराइल ने यह दिखाया कि जो ईरान में वो कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इजराइल और ईरान का। इजराइल और ईरान को अगर हम बॉर्डर पर देखें, ईरान मैप पर देखें तो देखिए, ये क्या है, इराक है, और ये इसके नीचे ईरान है, और ये इजराइल है, ठीक है। अभी दूसरा मैप देख लेते हैं। ये ईरान है, ठीक है। ये क्या है, इराक है। ईरान, इराक, ठीक है। ईरान अफगानिस्तान से बॉर्डर टच कर रहा है। तो मैप पे ही देख लेते हैं एक्चुअली। ये देखिए, ये ईरान है, ये इराक है, फिर जॉर्डन है, फिर इजराइल है, ठीक है। यूपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ईरान, इजराइल से ईरान तक जाने के लिए मिनिमम कितनी कंट्री किसी को भी क्रॉस करनी पड़ेंगी। मिनिमम अगर कहें तो इजराइल से हम या तो सीरिया के थ्रू जा सकते हैं, सीरिया से इराक, इराक से ईरान, यानी 2 कंट्रीज, ठीक है। एक सीरिया का बॉर्डर पार करना पड़ेगा, एक इराक का। 2 कंट्री बीच में आती हैं। अगर हम जॉर्डन से जाएं तो भी हमें 2 ही कंट्री, ठीक है। जैसे ये जॉर्डन है, अरे यार, तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन, इराक, ईरान, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मिसाइल बरसाई थी ईरान ने इजराइल पे, अब इजराइल ने वापस ईरान पे बरसा दिया मिसाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। स्टबल बर्निंग डिक्रीज हुई है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पुथारी। कौन सा फेस्टिवल है, पुथारी, काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का, जो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जो फेस्टिवल है जॉइंट सेलिब्रेट किया जाता है, चेतीज, पानियाज, इरूलाज, कुरुम्बाज, कोटाज, टोडाज ऑफ नीलगिरीज, ठीक है। तो ये लोग हैं जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये, मतलब फसल जब काटते हैं तब ये उसकी खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ईडी ने क्रैकडाउन ऑन इलीगल सेल जो हुई है कोल्ड प्ले दिलजीत कंसर्ट की, उस पे मतलब ईडी ने संज्ञान लिया है। साइक्लोन दाना क्या है, वेस्ट बंगाल में भी आ चुका है। पहले उड़ीसा में आया, फिर वेस्ट बंगाल में आया। इंडिया का मैप देख लेते हैं। ये देखो उड़ीसा, उड़ीसा क्या है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। फिर आगे क्या आ गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उड़ीसा से नीचे आंध्रा, तेलंगाना ये है। तेलंगाना क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो दिस वन इज अवर कंट्री इंडिया। साइक्लोन है जो, ये कौन सा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ईस्ट टू वेस्ट। ट्रॉपिक्स में ईस्टर्ली होती है, उसके बाद जो टेम्परेट रीजन होते हैं ना, उनमें क्या होती है, वेस्टर्ली। और ट्रॉपिक में जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, विंड की डायरेक्शन। और जो प्रेशर है वो क्या होता है, लो, लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर चाहिए होता है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड चाहिए होता है। कोरोलिस फोर्स चाहिए होता है। और 27 डिग्री एटलीस्ट सी सरफेस टेम्परेचर। तो ये सारी कंडीशन होती है साइक्लोन के लिए, हमने पहले भी देख ली थी, आज फिर से मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया। मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बाइगेमस हस्बैंड। किसने रूल किया, ये किसने बोला ये बात, मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है।
तो एक कोई भी जो मुस्लिम वुमेन है वो क्लेम कर सकती है अगर उसको कोई भी लॉस हुआ है, अपने डैमेज हुआ है अपने हस्बैंड से, उससे, ठीक है। तो सिंस एक्ट वुड अमाउंट टू इन्फ्लिक्टिंग मेंटल हार्म हर एंड स्क्वेयरली फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो टर्म है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसके अंडर में आती है, ठीक है। इसने क्या बोला है देखो, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा है कि इफ ए मुस्लिम वुमेन dispute the validity of triple talaq pronounced by her estranged husband, the latter must necessarily approach the court and obtain a judicial declaration after satisfying the judge to have pronounced the talaq in the manner to law। तो ये बात किसने बोली है? कोर्ट ने बोली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल तलाक के लिए कौन सा केस था बताओ मुझे, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक के लिए मतलब कि ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया है ना, तो इसमें था हिफ, उन्होंने क्या बोला है, शरीयत जो ला है इनका कुरान का, काउंसिल ऑफ नो जन्म could deliver judgment on divorce only court duty constituted by state can deliver judgment। शरीयत काउंसिल इज ए प्राइवेट बॉडी नॉट द कोर्ट, ठीक है, ये बात बोली उन्होंने। तो ट्रिपल तलाक के लिए कौन कौन सा केस था बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ट्रिपल तलाक को क्या बोला था, क्या बोला था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको खत्म कर दिया था। आर्टिकल 14, 25, 15 इन सब के अगेंस्ट था ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट केस था ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जयशंकर हेल्स मिलिट्री डिप्लोमेसी फॉर एलएसी पैक्ट, ठीक है। तो ये जो पैक्ट हुआ है चाइना के साथ हमारा, मतलब डिसएंगेजमेंट हुई है बॉर्डर पे। जो आधार बेस्ड मनरेगा की जो वर्कर होते हैं उनकी पेमेंट आती है आधार से वेरिफिकेशन के बाद। तो सब लोगों का आधार सही नहीं है या लिंक नहीं है, तो कांग्रेस ने इस पॉइंट को उठाया है जो कि एक जायज पॉइंट भी है। तो काफी लोगों को डी रजिस्टर भी कर दिया है, ठीक है, उनके नाम भी डिलीट कर दिए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। 45 पॉइंट न्यू वर्कर ऐड हुए हैं लेकिन 39 पॉइंट डिलीट भी हुए हैं। तो इसका कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में और मतलब एलिवेशन प्रोग्राम में तो काफी इंपॉर्टेंट काम करती है ये जो मनरेगा जॉब है, ठीक है। आधार को लिंक करती है जॉब कार्ड के साथ। जॉब कार्ड का नाम वही होना चाहिए जो आधार कार्ड पे है और उनके बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया है, ठीक है। तो डाटा की वजह से डाटा मिसमैच हो सकता है, तो लोग जो हैं वो उनको इसमें इश्यू आ सकता है, कांग्रेस ने बोला है। डबल बर्निंग है जो हरियाणा और पंजाब में कम हुई है इस साल। तो डबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन जो हमारा जो स्मोक है वो कहाँ जाता है, स्मोक वो जाता है दिल्ली में। तो जिस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। ऑलरेडी दिल्ली इतने पोल्यूटेड है तो इस बार थोड़ा कम हुई है, ठीक है। उसके बाद है जीएसटी क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजेआई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, उन्होंने भी क्या बोल दिया है, जो जीएसटी है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। वो भी कौन सा एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बताओ, नीति आयोग, नीति आयोग भी क्या है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है,
ठीक है। और क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां सेंटर और स्टेट मिलके काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, नीति आयोग हुआ, जीएसटी हुआ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती हैं वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर आ जाए तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपको आंसर में लिखना है। 25 मिलियन पैंडेमिक फंड गोज टू कर्ब जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती हैं, जो कहां से आती है, एनिमल से ह्यूमन में आती है। एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है एडीबी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड बैंक के साथ, एफएओ के साथ। ठीक है, तो मतलब जूनोटिक डिजीज से जो मतलब उनको फैलने से कैसे बचाया जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एडीबी, एडीबी कौन सा बैंक है बताओ, एडीबी कौन सा बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब बना था ये, 1966, 1990, 66 या फिर एडीबी कब बना था, 1967। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। आसियान से रिलेटेड मतलब कि इसके बाकी काफी ज्यादा स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, यूएस भी है, जापान भी है, चाइना भी है, ये सारे क्या है इसके स्टेक होल्डर। ठीक है, एडीबी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। कहाँ, मनीला फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस और मनीला। इसके सबसे बड़े स्टॉक होल्डर हैं जापान एंड यूएसए, जो कि 15.6% दोनों। उसके बाद चाइना 6.4, इंडिया 6.3, ऑस्ट्रेलिया 5.8। ये इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर इसके, तो इसके साथ की है। और वर्ल्ड बैंक तो हमें पता ही है 1945 में बना था, और एफएओ भी कब बना था, 1945 में। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1945 में। यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। अक्टूबर 16 अक्टूबर को बनी थी, तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 16 अक्टूबर को। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, एफएओ। ठीक है, कमोडिटी मार्केट, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कौन निकालता है, एफएओ। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएओ हमारे लिए, और इन चीजों को याद रखना या फिर दिमाग में बैठाना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, और इसकी सिस्टर बॉडी है एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, और एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इनके काफी सारे इनिशिएटिव हैं इसके, जो एफएओ है, GIAHS, ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, डेजर्ट लोकस, कोडेक्स एलिमिनेशन कमीशन CAC, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक एंड, ये सारे क्या है। और रिपोर्ट कौन कौन सी वो मैंने बता ही दिया, स्टेट ऑफ फूड एंड ये सब चीजें ये निकालता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इन फ्यूचर आपके लिए काफी अच्छे से भी काम कर सकती हैं। रिक्रूटमेंट स्कैम में ईडी ने अटैच किया 163 करोड़ रुपए। यूएनएससी में इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से सलाम किया है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है इनका, जो भी है ये बोलते हैं। H5N1 क्या है, ये कैटल में वायरस है। H1N1 तो ह्यूमन का हो गया। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, LAC पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है, देखो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, पूरे आर्टिकल में कि इंडिया और चाइना ने डिसएंगेजमेंट की बात की है। तो दो जगह है डिसएंगेजमेंट, किन किन जगह पर होगा, इंपॉर्टेंट चीज है, दिप्सांग और डेमचो। सबसे पहले तो मैप देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, ये एरियाज हैं।
ये अरुणाचल प्रदेश है, मैकमोहन लाइन जहां बॉर्डर डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ये सिक्किम के साथ भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इंडिया का, मतलब सिक्किम ये बिल्कुल बीच में नेपाल और भूटान के। ये डिस्प्यूटेड एरिया है लद्दाख वाले। तो लद्दाख के डिस्प्यूटेड एरियाज जो हैं, एक एरिया चाइना को किसने दिया था, पाकिस्तान ने दिया था इसको, ठीक है। तो ये है, तो इन सब पे डिस्प्यूट है, अलग अलग जगह हैं जिनको फिंगर्स बोलते हैं, ठीक है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। इसको ईस्टर्न सेक्टर, इसको वेस्टर्न सेक्टर, इसको सेंट्रल सेक्टर। तो जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है वेस्टर्न सेक्टर में, फिर ईस्टर्न में, फिर मिडिल में, ठीक है। ये देखो कितना क्लियर मैप है। देखो गालवान वैली है ये क्या है, पेंगोंग सो लेक है, फिर डेमचोक है। डेमचोंग और दिपसांग दो जगह पे क्या है, हमारे डिस्प्यूट सोल्व हुए हैं। ये नाथुला है सिक्किम के पास। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। लद्दाख में काराकोरम पास है। ये नुब्रा वैली है, ये पेपर में आया हुआ है PYQ। जो जिला कश्मीर में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पेंगोंग सो लेक है, ये श्योक रिवर है। तो मतलब कि डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, लेकिन दो जगह पे हुई है। चाइना और इंडिया वहां कोऑपरेटिव आपस में मिलकर करेंगे। और बाकी जो डिस्प्यूटेड एरिया उन पर अभी तक कुछ ज्यादा वो बात हुई नहीं है। जो बफर जोन है वो कैसे बनेगा, ये सारी बात इसमें बोली गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्प्यूट है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सलामी स्लाइसिंग। क्या है सलामी स्लाइसिंग, मैंने बोला था ना। चाइना क्या करता है, आज यहाँ है, थोड़े दिन में थोड़ा सा सरक जाएगा, बोलेगा ये भी हमारा एरिया है, फिर थोड़ा सा सरक जाएगा, बोला ये भी एरिया हमारा है। तो इसको बोलते हैं, इसकी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी, इंच बाय इंच। ठीक है, ये कीवर्ड में आपको यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। एक बार यूएस और इंडिया के जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, वो काफी कंपेयरिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन GS2 में, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेना। किसी भी फ्लाइट में बॉम्ब अगर रखा है या फिर हाईजैक हो जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं वो सब किसमें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एनेक्सर 17 के एनेक्सर सिक्योरिटी में, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेशन प्रैक्टिस इंटरनेशनल सिविल एविएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन हुई थी जो, उसमें, ठीक है। एक ICAO एविएशन सिक्योरिटी का भी जो मैनुअल है उसमें भी है। तो ये सारी बातें हैं, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नेतान्याहू जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वही ईरान पे अटैक किया था, हमने देख लिया। हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है, वो हम देख रहे हैं। यूएस ने अप्रूव कर दिया सेल, ताइवान को आर्म्स बेचेगा यूएस। सूडान में आपस में लड़ाई चल रही है, इनकी कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सूडान, यूएस, ताइवान। सूडान तो यही होगी ना, ये रही साउथ सूडान, युगांडा के ऊपर है। युगांडा में ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है। KUT, युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों की बॉर्डर को कौन टच करता है, लेक विक्टोरिया। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री का टच करता है, ये जो ये लेक विक्टोरिया, बताओ। उसके बाद थी फिलीपींस, ये फिलीपाइंस है, यहाँ इसकी कैपिटल मनीला है। ताइवान, ताइवान, सॉरी सॉरी, ताइवान। तो ये ताइवान है, ताई पीस की कैपिटल है। यहाँ यूएस क्या भेजेगा अपने आर्म्स, इनको सेल करेगा। ये ऊपर जापान है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं। आगे GS2 में आज क्या इंपॉर्टेंट हमें देखना चाहिए, और वही चीज हम देखेंगे। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए हम मेन मेन चीजें आज देख लेंगे, ठीक है। तो जो GS2 है उसमें हमें क्या देखना चाहिए।
कुछ सेकंड वेट करिए।